नमस्कार, सिटीजन जर्नलिस्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा मामगैन। सिटीजन्स ने अपने सबसे बहुमूल्य अधिकार का इस्तेमाल कर नई सरकार बना दी है। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी असली परीक्षा बाकी है। क्या वो करोड़ों जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? आज के इस एपिसोड में देश भर से सिटीजन जर्नलिस्ट भेज रहे हैं मोदी सरकार के लिए अपनी उम्मीदें। इतने भारी बहुमत से जिताने के बाद आपकी अपने नई सरकार से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में IBNCJ.com पर हमने आपसे पूछा कि वो एक क्या उम्मीद है जो आप अपने 15वें प्रधानमंत्री से रखते हैं। हमें देश के कोने कोने से आपने अपनी वीडियोस भेजी। कहीं बात थी मूल सुविधाओं की तो कहीं प्रदूषण नियंत्रण की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वीडियोस हमारे CJs ने खुद अपने मोबाइल या फिर कैमरों पर रिकॉर्ड करके IBNCJ.com पर भेजी है। अलवर से मैं CJ रिपोर्टर समर गुप्ता भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अलवर से दिल्ली के बीच में अब तक 20 सालों से कोई भी साधारण ट्रेन नहीं चल रही। ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते बहुत सारी रोजगार के लाभ अलवर की जनता नहीं पाती है। दूसरी तरफ रेवाड़ी से दिल्ली तक की 18 साधारण ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री से एक बार मेरा आग्रह है कि उन ट्रेनों को न सिर्फ अलवर तक पहुँचाया जाए, बल्कि इन ट्रेनों के माध्यम से अलवर में उन तमाम लोगों को रोजगार मिलने की एक संभावना भी तलाशी जाए। अलवर से CJ रिपोर्टर मैं समर गुप्ता। मैं एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हूं और इस बस स्टॉप पर खड़ा हूं जहां से कि बस लेकर कहीं जाना चाहता हूं। आप इस बस स्टॉप की हालत देखें, यह इतनी ऊंची है कि इस पर मैं चढ़कर इंतज़ार भी नहीं कर सकता, और अगर इंतज़ार इस तरह कैसे भी कर भी लूं तो मैं बस नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये जो बस आ रही है यहाँ से मैं क्रॉस करके कैसे जाऊँ और कैसे उस बस में बैठूँ। आप देख सकते हैं ये बस कैसे जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इन सारी समस्याओं को देखेगी और खासकर अक्षम व्यक्तियों के संदर्भ में ऐसा कुछ ठोस निर्णय लेगी ताकि अक्षम व्यक्ति जो है आसानी से दिल्ली में ज़िंदगी जी सकें और सड़क पर चल सकें, फुटपाथ पर चल सकें, खासकर तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के फुटपाथ पर चल सकें और बस को पकड़ सकें और बस में सवारी कर सकें। आई एम नरेश मल्होत्रा। मैं नरेश मल्होत्रा हूँ और आज मैं एक बार फिर CJ बना हूँ। पिछले 1.5 साल से अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। आज भी मैं उसी सड़क पे खड़ा हूँ जहाँ से मैंने अपनी CJ रिपोर्ट बनाई थी, मगर अब भी यहाँ कुछ बदलाव नहीं आया है। नई सरकार से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं और हम आशा करते हैं कि अच्छे दिन जल्द आए। मेरे इलाके के सारे निवासियों की तरफ से मैं मोदी जी से विनती करता हूँ कि वो यहाँ की स्ट्रीट लाइट की समस्या को हल करें। मोदी जी to correct the problem of inadequate street light and make my area safe. अगर आप भी अपना वीडियो हमें भेजना चाहें तो उठाइए अपना मोबाइल या वेब कैमरा और बना डालिए वीडियो। याद रखिए, CJ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने मुद्दे, अपने शहर की समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे CJ to Modi हैशटैग के जरिए आपने हमें बताया कि वो क्या मुद्दे थे जो आप चाहते हैं नई सरकार उठाए। I'm Asim, a citizen journalist from Darjeeling. मेरा नाम आशिम है। मेरा संदेश भारत के 15वें प्रधानमंत्री को ये है, श्री नरेंद्र मोदी, आप दार्जिलिंग के चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर गौर करें जिनकी भूखमरी से मौत हो रही है। यहाँ की हालत बहुत दयनीय है और मैं यहाँ एक विशेष बात पर आपका ध्यान उजागर करना चाहता हूँ। पिछले 5-6 महीने में इन चाय बागानों के 32 कर्मचारियों की मौत हो गई है और पिछले 10 सालों में भूखमरी की वजह से करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये काफ़ी बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ के लोग कुपोषण के शिकार हैं। अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो क्या वो इस तरह की समस्याओं पर गौर करेंगे? Citizen journalist Pratiksha from Bangalore, and my wish for the BJP government is the freedom of being treated as a woman and not as a commodity. मैं और अधिक रोजगार, एक स्वस्थ, बेहतर अर्थव्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षा चाहता हूँ। मैं देश की आर्थिक नीतियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें देश के गरीब लोगों को भी सारी सुविधाएं मिल सके। उम्मीद ये है कि नई सरकार जनता की मूल सुविधाओं पर ध्यान देगी, बिजली, सड़क, पानी या फिर स्वास्थ्य। हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट GP सिंह ने IBNCJ.com पर हमें एक वीडियो भेजा जहां वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके तिलक नगर के इलाके में MCD ने अस्पताल की जगह सिर्फ एक बोर्ड लगाकर अपने हाथ झाड़ लिए थे। सालों से तिलक नगर की जनता एक अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार कर रही है। मैं GP सिंह तिलक नगर क्षेत्र का निवासी हूं।
आज मैं सिटीज़न जर्नलिस्ट बना हूं और अपने नए प्रधानमंत्री मोदी जी से इस क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस क्षेत्र में पिछले 12 सालों से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनना था जो आज तक नहीं बना है। जहां 100 बिस्तरों वाला एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, वहां कूड़े का ढेर है। इससे बीमारी कम होने की जगह बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। इस मुद्दे को उठाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया और IBNCJ.com पर अपलोड किया। ये जो मेरे पीछे खाली ज़मीन पड़ी है, इस पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसकी बिल्डिंग को 12 साल पहले इसलिए गिराया गया कि यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो आज तक नहीं बन सका है। आइए लोगों से पूछते हैं कि हॉस्पिटल ना होने से उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पे। पेशेंट को कहीं भी इमरजेंसी हो इतनी दूर भागना पड़ता है और वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि सारा जॉइंट एरिया दीनदयाल में ही जाता है। फिर दिक्कत ये है जी, लोग कूड़ा से लोग यहाँ फेंक जाते हैं और तो और जानवर ही मरे फेंक जाते हैं। हमें बैठना मुश्किल होता है, बदबू इतनी आती है। ज़मीन वेली पड़ी है और उसमें क्या है, शाम को शराबी और मैकी है यहाँ बैठे आराम से अपना नशा करते हैं। 10 दफ़ा तो इसका उद्घाटन हो गया, कोई काम करने वाला है ही नहीं, तैयार ही नहीं है। कभी कहते हैं कॉर्पोरेशन के पास चला गया, कभी दिल्ली गवर्नमेंट के पास चला गया। लोग पिस रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं है, दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं, कहाँ जाना पड़ता है। सीजी टीम ने इस देरी की वजह जानने के लिए MCD अधिकारियों से भी बात की। तिलक नगर का एक 100 बेडेड हॉस्पिटल था, उसमें कुछ पेड़ काटने की परमिशन हमें डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो दिल्ली सरकार का है उससे लेनी थी। वो लास्ट ईयर हमें मिल गई है। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है और कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब ये हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। अधिकारी हमें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वहाँ निर्माण काम शुरू हो गया है, लेकिन खाली प्लाट की हालत अभी तक बदली नहीं है। भले ही MCD अधिकारियों के अनुसार ये ज़मीन 5 साल से खाली पड़ी है, लेकिन इस क्षेत्र के निवासी भली भांति जानते हैं कि ये ज़मीन 5 साल से कहीं अधिक वर्ष से खाली पड़ी है। मेरी नई सरकार से यही प्रार्थना है कि इस ज़मीन पर जल्द से जल्द सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाए। मैं सिटीज़न जर्नलिस्ट GP सिंह। हमारे अगले सिटीजन जर्नलिस्ट हैं मुंबई से दीपेश टैंक। उनकी समस्या केंद्र सरकार के दायरे में तो नहीं आती, लेकिन वो अपने वीडियो द्वारा एक आम मुंबईकर की जद्दोजहद के बारे में बताना चाहते हैं। लोकल ट्रेन की धक्का मुक्की और ठसाठस भरी ट्रेनों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न। My name is Dipesh Tank and I've turned citizen journalist. मेरा नाम दीपेश टैंक है और आज मैं CJ बना हूँ। मैं अपने नए प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि वो मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करना सुरक्षित और आसान बनाएं। Come let me show you what are the issues that we face in our daily commute at Mumbai local trains. There is no space available for putting new railway lines. There is no space, and some space has been occupied by the slums. If it is possible, we should make double decker, just like a flying run. Okay, so you say that we should make that trains will double decker. It should be changed. जो एक्स्ट्रा जो डब्बे बंद आते बीच में वो नहीं होने चाहिए। जो जूनी ट्रेन आती है वो नहीं होनी चाहिए। They are number of train increasing, but they not reach their destination at proper time. I come from Churchgate to Bandar. It take 1.5 hours, but at normal time it take 1 hour only. The basic solution is they should develop the village. The people will get the jobs where they are staying in the villages only. The crowd won't come to Bombay. Although we are a resilient force. अब समय है कि सरकार हमारे लिए मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करना सुरक्षित बनाए। मैं दीपेश टैंक CJ IBN 7 This is citizen journalist Dipesh Tank, CNN IBN Mumbai. सिटीजन जर्नलिस्ट पर समय हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हमारे CJ कैमरे और माइक पहुंचे आपके शहर तक नई सरकार से आपकी उम्मीदें जानने। Now when the new government has arrived, I think it's about time that we legalize homosexuality in the country. If you want the country to move forward, if you are talking so much about development, I think it's about time that we take other communities as well with us, along with us. And especially, why should we leave one sector of the society behind? Why should we let them live in a closet?
When we are moving forward, they should move forward with us. हम चाहते हैं कि जो सरकार जो है महंगाई कम करे और जो है जो वादे किए हैं उन्होंने उनको पूरा करे। इस सरकार से यही उम्मीद है बिजली बिल घटे, पानी यानी साफ नहीं आती है, पानी साफ आए। I hope the government prioritizes education and skills development. The new government should take some steps to employ the youth of the country. I would obviously request Mr. Narendra Ji to come up with maybe a committee to look into especially the grievances and to look, for special protection or to make any kind of provisions that helps for the safety and security of all the Northeasterns living in Delhi. I hope it's more inclusive of minorities, doesn't target the minorities, doesn't encourage fringe groups that will target the minorities. I hope it legalizes homosexuality. I expect freedom for girls, for women. Like there are rules but they are not implemented, and I want freedom, I want safety. So I would expect the new government to create a safe environment for all the citizens in the country and eradicate the problem of racism. वेलकम बैक। आज के इस खास सीजे एपिसोड में है एक खास सिटीजन जर्नलिस्ट, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, इरोम शर्मिला। इस बार अपना वोट तो नहीं डाल पाई, लेकिन आफ्स्पा के खिलाफ उनकी मुहिम जारी है और नई सरकार से उनकी उम्मीद है कि अहिंसा और शांति को वो अपना एजेंडा बनाए। I want to give him the inspiration. मैं मोदी जी से मिलना चाहती हूँ और उनसे नॉर्थ ईस्ट में अहिंसा और भाईचारा बढ़ाने की विनती करती हूँ। हमारे अगले सिटीजन जर्नलिस्ट हैं तौफीक। ये कश्मीर के रहने वाले हैं और चाहते हैं कि स्टेट से बाहर रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। Hi viewers, this is Tawseef from Kashmir. I'm a student. मेरा नाम तौसीफ है। कश्मीर में काफ़ी मुद्दे हैं, मगर मैं एक स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ उन मुद्दों पे बात करूंगा जो हमें इफेक्ट करते हैं। There are three main student issues that have to be taken care of. The first is the student insecurity that is taking place. कश्मीरी छात्र देश के बाकी हिस्सों में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि मेरठ में हुआ जब कुछ छात्र को एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी के लिए सस्पेंड कर दिया गया। For example, the Meerut issue, not doing anything, they're indicted for something completely unfathomable, and the punishment that they received was completely unproportional. I think the honorable मैं चाहता हूं कि पीएम और एचआरडी मिनिस्टर इस मामले को गंभीरता से लें and take a serious note and make certain substantiate steps so that the students wherever they are studying in the country outside the state they are at ease and feel comfortable. The second issue, दूसरी बात है कि कश्मीरी छात्र ज्यादातर पुअर कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं और उनके पास अपने पढ़ने के लिए कोई जरिया नहीं होता। to further their education. I think the honorable prime minister तो मैं चाहता हूं कि पीएम जी हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें। as capable assets of the society. The third issue that has to be taken care of, और तीसरी बात है कि सरकार को हमें यूनिवर्सिटीज में छात्र राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें कि हम अपना विचार प्रकट कर सकें और लोकतंत्र का हिस्सा बन सकें। इससे हम भी अपनी बात देश के सामने रख पाएंगे। If you allow us to do student politics inside the campuses, it actually conditions us into an atmosphere of democracy. We get a taste of democracy and we are actually becoming capable of forming opinions, and we develop as capable citizens of the country and develop as positive assets of the society. That's what I need the issues to be redressed. आज के शो में हमारा प्रयास है भिन्न भिन्न नागरिकों की आवाज आप तक लाना। ग्रुप कैप्टन गांधी भूतपूर्व सैनिक हैं और 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सालों से लड़ रहे हैं। इस मुहिम में कुछ हद तक उन्हें विजय प्राप्त हुई है, लेकिन नई सरकार से क्या हैं उनकी उम्मीदें, वो बता रहे हैं रुंझुन शर्मा को। भारत में सबके अच्छे दिन तो आने वाले हैं, परंतु पूर्व सैनिकों के अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब समान रैंक समान पेंशन का मुद्दा और सिद्धांत उनको जल्दी ही दिया जाएगा, और वह सिद्धांत उस डेफिनेशन पर आधारित होगा जो कोश्यारी कमेटी ने अप्रूव किया है। जॉब गारंटी टू डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड सोल्जर्स टिल 60 years of age as it is applicable to all citizens of India. Today, a soldier is forced to retire at the age of 40 years when
He has the maximum commitment and responsibility upon his shoulders of looking after his family and parents. एक लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन की भलाई का कार्य नहीं कर रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट उनके हर भलाई के इशू के ऊपर बहुत से रोड़े अटकाता है। भारत जहां एक तरफ है ऊंची इमारतें तो कहीं झुग्गी झोपड़ियां, जहां एक तरफ है रोजगार की समस्या वहीं दूसरी तरफ है स्कूलों की समस्या। आप हमें अपनी उम्मीदें भेज सकते हैं IBNCJ.com पर, हमसे जुड़िए फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, पर हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ तस्वीरें जो आपने ही हमें भेजी हैं। नमस्कार।